नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम 27 दिसंबर 2023 के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के उन महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो कि आपके यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली 3 ऐसे आर्टिकल हैं जिनको आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। तो पहला जो लेक्चर है आपको इंडियन एक्सप्रेस के पेज 18 पर देखने को मिल जाएगा, जो कि रिलेटेड है आईएनएस इंफाल से। दूसरा आर्टिकल है चालू खाता घाटा, यानी कि करंट अकाउंट डेफिशिएट से, जो कि द हिंदू के पेज नंबर 13 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा आर्टिकल है समावेशी विकास से संबंधित, जो कि द हिंदू के पेज नंबर 6 पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली जो दो पहले आर्टिकल्स हैं इनको हम प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे, एंड समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ को हम मुख्य परीक्षा के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे आर्टिकल्स को। तो पहला आर्टिकल जो संबंधित है वो है आपका आईएनएस इंफाल से। सो बेसिकली क्या हुआ है कि आईएनएस इंफाल जो है आपका कमीशन हुआ है इंडियन नेवी में, तो ये न्यूज में आ गया है। ठीक है, सो आईएनएस इंफाल जो है आपका, देखिए बेसिकली आईएनएस इंफाल को समझने के लिए हमें कुछ प्रोजेक्ट्स को समझना पड़ेगा, उसको हम बाद में समझेंगे। अभी तो बस अगर कंटेक्स्ट अगर आपको समझना है तो कंटेक्स्ट यही है कि आईएनएस इंफाल को नेवी में कमीशन कर दिया गया है। तो उसको हम अब बाद में समझेंगे कि वो प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, क्या क्या कौन कौन से और युद्धपोत या शिप्स उसमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात में करेंगे। तो अगेन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी 2018 में यूपीएससी ने 2018 में थर्ड सिस्टम के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, तो कभी कभी समाचार में उल्लेखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड क्या है। ठीक है, थर्ड के बारे में पूछ लिया, तो भविष्य में चांस है कि आईएनएस के बारे में पूछ ले और आईएनएस इंफाल के बारे में भी पूछ ले। ठीक है, तो चलिए अब आईएनएस इंफाल को समझते हैं, और आईएनएस इंफाल को समझने से पहले आपको कुछ प्रोजेक्ट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ओवरऑल ये शिप्स को बिल्ड करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए गए, तो टोटल 3 प्रोजेक्ट थे, जो कि 2 आप देख सकते हैं, एक 15A था, एक 15B था, एंड एक है प्रोजेक्ट 15। एक है प्रोजेक्ट 15A एंड एक है प्रोजेक्ट 15B। अब जो प्रोजेक्ट 15 है इसके थ्रू डेली क्लास, ठीक है, डेली क्लास या दिल्ली के जो श्रेणी वाले जो जहाज हैं, ठीक है, शिप्स हैं, उनको बिल्ड किया गया 15A में एंड 15B में। 15A में कोलकाता श्रेणी के या कोलकाता क्लास के युद्धपोतों को हमने क्या करा, डेवलप किया। फिर 15B में हमने विशाखापत्तनम के जो कैटेगरी है या विशाखापत्तनम क्लास के जो युद्धपोत हैं उनको हमने डेवलप किया। ठीक है, वापस आते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके 15A एंड 15B। अगर हम 15A की बात करें तो 15A में जो शामिल आपके युद्धपोत थे, ठीक है, उनको कहा गया कोलकाता श्रेणी के युद्धपोत। ठीक है, कोलकाता क्लास इसको कहा गया। ठीक है, अब ये जो युद्धपोत हैं ये कैसे हैं, एंटी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत हैं। ठीक, अब आप कहेंगे कि अच्छा ये तो कोलकाता श्रेणी के जहाज हो गए, जैसे आईएनएस कोलकाता शिप हो गए, आईएनएस कोची हो गया, आईएनएस चेन्नई हो गया, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं आईएनएस इंफाल की। तो भैया आईएनएस इंफाल प्रोजेक्ट 15B के तहत है। ठीक है, विशाखापत्तनम क्लास के यहां पर शिप्स हैं। ठीक है, उसमें से एक शिप है आपका कौन सा, आईएनएस इंफाल। ठीक है, तो पहले आपको समझना है कोलकाता श्रेणी। तो बेसिकली 2014 से 2016 के बीच भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15A के तहत कोलकाता श्रेणी के 3 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोतों को तैनात किया था, और वो कौन कौन से थे, कोलकाता, चेन्नई और आपका कोच्चि। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब प्रोजेक्ट 15B आया। क्यों आया, क्योंकि इसका भी हमें क्या बनाना था, एडवांस वर्जन। इसका भी एडवांस वर्जन मतलब आपको निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोतों का भी क्या बनाना था, एक एडवांस वर्जन बनाना था। तो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, दैट इज प्रोजेक्ट 15B। अब इस प्रोजेक्ट 15B के तहत हमने क्या करा,
4 बेसिकली युद्धपोत थे जिनको कमीशन करा इंडियन नेवी में। जो लास्ट था आपका आईएनएस इम्फाल, उसको भी फाइनली क्या है, कमीशन कर दिया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत हमने क्या करा, आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस सूरत को पहले ही कर दिया है। ठीक है, आईएनएस मोरमू गोवा, ठीक है, और आईएनएस इम्फाल को फाइनली हमने दिसंबर 2023 में कमीशन कर दिया है नेवी में। ठीक, तो दो से तीन चीजें आपको यहां पर समझनी थी, जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमने जो प्रोजेक्ट थे युद्धपोतों के निर्माण से रिलेटेड थे। ठीक है, उसमें हमने 3 प्रोजेक्ट चलाए, एक प्रोजेक्ट 15, एक प्रोजेक्ट 15A, एक प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15 में हमें कौन से युद्धपोत बनाने थे, कौन सी शिप बनानी थी, दिल्ली क्लास। ठीक है, दिल्ली श्रेणी की। 15A में हमने कोलकाता श्रेणी की, ठीक है, कोलकाता क्लास। एंड 15B में हमें विशाखापत्तनम क्लास के युद्धपोत हमें क्या करने थे, बनाने थे। ठीक है, एंटी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत थे ये। ठीक है, अब इसके अंदर कितने जहाज थे, इसके अंदर कितने शिप्स थे, बेसिकली 3 थे, जो कि मैंने आपको बताया। एक कोच्चि हो गया, ठीक है, एक कोलकाता हो गया, ठीक है, कोच्चि, कोलकाता, और एक आपका क्या हो गई, चेन्नई हो गया। ठीक, अब 15B के तहत कौन से आपके 4 युद्धपोत हैं। ठीक है, 4 युद्धपोत में से आपका विशाखापत्तनम, ये कौन सी क्लास है, विशाखापत्तनम क्लास है, तो विशाखापत्तनम, इम्फाल, मोरमोगोवा, और आपका विशाखापत्तनम हो गया, एक क्या हो गया, आईएनएस इम्फाल। ठीक है, आई होप अब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आईएनएस इम्फाल तक क्लियरिटी हो चुकी होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर हम इस आईएनएस इम्फाल की बात करें तो इसको डिजाइन और इसका निर्माण किसने किया है, तो डिजाइन इसको करा है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। ठीक है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, क्योंकि ये क्या है, भारतीय नौसेना की इन हाउस युद्धपोत डिजाइन इकाई है। ठीक है, तो इसको डिजाइन किसने किया है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। एंड अगेन इसको बिल्ड किसने किया है, या इसका निर्माण किसने किया है, मजगांव डॉट शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ठीक है, इसको डिजाइन अलग कंपनी ने किया है, या अलग ब्यूरो ने किया है, और बनाया इसको अलग ब्यूरो ने है। ठीक है, अब इसमें कुछ इसकी विशेषताएं हैं, चलिए बात करते हैं। जैसे आईएनएस इम्फाल की जो स्पीड है वो है 30 माइल्स पर आवर। ठीक, 4000 माइल्स तक, समुद्री मील्स तक क्या चल सकता है। एक बार अगर इसमें ईंधन अगर हमने भर दिया तो ये 4000 समुद्री मील तक क्या करेगा, चला जाएगा, मतलब इसकी रेंज हो गई है। ठीक, हम कह सकते हैं ये इसकी रेंज हो गई, ये इसकी गति हो गई। ठीक है, आईएनएस इम्फाल एक ऐसा बेसिकली आपका युद्धपोत है जो कमीशन होने से पहले इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को क्या करा गया था, इसको वहां से चला के उसको देखा गया था। तो इसमें आपका ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल और बराक मिसाइल को क्या किया गया है, तैनात किया गया है। अगेन ये पॉइंट भी याद करने वाला है आपको, इसको साथ साथ में लिख लीजिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 मिसाइल को क्या है, इसमें तैनात किया गया है। 2 आपके ध्रुव हेलीकॉप्टर, ठीक है, ध्रुव हेलीकॉप्टर इसमें 2 आपके ध्रुव हेलीकॉप्टर इसमें है बेसिकली उड़ान भरने के लिए। ठीक, इसके अलावा इसमें एक संपूर्ण वायुमंडलीय नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, संपूर्ण वायुमंडलीय नियंत्रण प्रणाली है, TACS। ठीक है, टोटल एयर कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या करता है कि जो युद्धपोत में बैठे चालक हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति उसमें बैठे हुए हैं, उनको बेसिकली बचाएगा, चालक दल को की सुरक्षा करेगा, रासायनिक, जैविक और परमाणु खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो आई होप आईएनएस इम्फाल के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, तो अगर इसका एक रैपिड रिवीजन अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे कि देखिए आईएनएस इम्फाल को फाइनली कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। तो 3 प्रोजेक्ट थे इंडियन नेवी के, 15A एंड 15B। तो 15A कोलकाता श्रेणी, 15 दिल्ली श्रेणी, ठीक है, दिल्ली क्लास, एंड 15B आपका विशाखापत्तनम क्लास। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एंड 15A के तहत 3 शिप थे एंड दिल्ली क्लास के तहत भी 3 शिप थे, लेकिन यहां पर 15B में 4 है और इम्फाल उसमें से 1 है।
तो क्या है कि ये बेसिकली कोलकाता क्लास का जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उसका भी एडवांस वर्जन है आपका विशाखापत्तनम क्लास के जितने भी युद्धपोत हैं, ठीक है। एंड अगेन उसकी स्पीड क्या है, उसमें ब्रह्मोस एंड बराक 8 मिसाइल को तैनात किया गया है, 2 आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, एंड TACS जो है प्रणाली है उस पर वो काम करती है। तो बेसिकली आपको रासायनिक, जैविक और परमाणु खतरों से बेसिकली इनको चालक दल को बचाती है, ठीक। तो चलिए एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं, तो इसका उत्तर आपको अगेन कमेंट बॉक्स में देना अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित INS इम्फाल क्या है? तो INS इम्फाल क्या है? कभी कभी समाचारों में उल्लेखित INS इम्फाल क्या है? तो आपको बताना है कोलकाता श्रेणी का युद्धपोत है, विशाखापत्तनम श्रेणी का युद्धपोत है, नौसेना द्वारा निर्मित स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, या फिर नौसेना के लिए स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, ठीक है। यहां 1 2 3 4 की जगह ABCD है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि 1A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो आपका रिलेटेड है किससे? करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड, ठीक है। सो फाइनली कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया है। सो इंडियन करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन टू 8.3 बिलियन, जो कि कितना है? 1% ऑफ GDP, जो कि पहले कितना था? पहले था 9.2 बिलियन, जो कि 1.1% ऑफ GDP था। तो Q2 है जो है आपका, बेसिकली उसमें क्या हुआ है? करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सेकंड क्वार्टर में कम हो गया है। तो कम क्यों हुआ है उसके भी रीजन इस आर्टिकल में बताए हुए हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि जो सर्विसेज है उसका एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है इंडिया, एंड वस्तुओं के जो आयात है उसमें कमी आई है, और प्रेषण को कहते हैं रेमिटेंस की मात्रा में क्या हुई है? वृद्धि होगी। अब रेमिटेंस क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई भाई है या बहन है, वो विदेश रहती है और विदेश से आपको अगर पैसा भेजे तो वो होता है आपका रेमिटेंस, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में हम यहां पर जानेंगे। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट में के बारे में जानने से पहले ही जानेंगे कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है। अगेन क्योंकि यूपीएससी ने सन 2014 में करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन या भुगतान संतुलन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही आपका एक आता है बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड भी है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल भी है, या फिर कैपिटल अकाउंट है, और एक है करंट अकाउंट, ठीक। चलिए उनकी बात हम खैर बाद में करेंगे, लेकिन भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके या किन से चालू खाता बनता है, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट के बारे में ही पूछ रहा है। तो भविष्य में ऐसी संभावना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में फिर से सवाल बन सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये चालू खाता है क्या। चालू खाता घाटा हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चालू खाते की। तो चालू खाता एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, ठीक। एक निश्चित अवधि में शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन का जो रिकॉर्ड है, एक और निश्चित अवधि लगभग 1 साल मानी जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो भी है। तो उसमें बेसिकली जो भी हमने लेन देन किया है चालू खाते के अंतर्गत वो आता है। अब इसको भी बाइफरकेट किया गया है, इसके जस्ट नेक्स्ट अगली स्लाइड में या फिर इसके बाद जस्ट मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो IMF के अकॉर्डिंग जो संबंधित देश का केंद्रीय बैंक होता है वो उसको प्रबंधन करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, और भारत के केस में RBI जो है इसका मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अब आप चीजों को समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है यहां पर भुगतान संतुलन जिसको हम कह रहे हैं भुगतान संतुलन। इसी भुगतान संतुलन में एक आपका करंट अकाउंट है, चालू खाता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात यहां पर नहीं करेंगे, वो किसी दिन किसी और क्लास में करेंगे, या बेसिक क्लास में जो आपने पढ़ रखा होगा आपने जो बेसिकली फाउंडेशन पढ़ा होगा वहां पे कैपिटल अकाउंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो जो चालू खाता घाटा है इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक बैलेंस ऑफ इनविजिबल यानी कि अदृश्य, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड या विजिबल, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, बेसिकली जो गुड्स हैं उनके व्यापार, उनका व्यापार ही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, यानी कि ये विजिबल है, मतलब हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल यानी कि अदृश्य मदें जो होती हैं,
जिसमें जैसे सर्विसेज है, क्या सर्विसेज को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते, ठीक है। जैसे इनकम है, इनकम में प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ट्रांसफर, रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट्स, ये जो आपको मिलते हैं सब किसके हिस्से हैं? बैलेंस ऑफ इनविजिबल के। तो इसको भी मैंने हिंदी में आपके लिए पीपीटी में आपको ये मिल जाएगा, बस आप यहां समझ लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट है आपके, एक करंट अकाउंट है, एक आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट की बात हमें यहां नहीं करनी है, हमें बात करनी है करंट अकाउंट की, ठीक है। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें, उसको भी बाइफरकेट किया गया है दो हिस्सों में। कौन कौन से? एक बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, व्यापार, एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल, अदृश्य जो है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका? वस्तुओं का। और यहां पर बैलेंस ऑफ विजिबल में सेवाएं आ जाती हैं, जैसे सर्विसेज आपका हो गया, इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेमिटेंस यानी कि प्रेषण, जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, डोनेशन हो गया, गिफ्ट्स हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, और ऐसे बना भी है, जो पीवाईक्यू था वो इसमें पूछ रहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में से इनमें से क्या क्या आता है, ठीक है। तो वहां पर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेमिटेंस, डोनेशन और गिफ्ट, अगर उनमें से कुछ आंसर है तो उनको मैच करके आप उसका सही उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि यहां पर एक तो दृश्य घटक है, दो घटक तो हैं बैलेंस ऑफ बेसिकली आपके कैपिटल करंट अकाउंट के। एक दृश्य घटक है विजिबल यानी कि ट्रेड, वस्तुओं के ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। दूसरा अदृश्य घटक जिसमें आपकी सेवाएं आ जाती हैं, आय आ जाती है, और उसका बेसिकली ट्रांसफर में आपका रेमिटेंस वगैरह सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो आई होप आपको अब अगर करंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ कोई चीज पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें करंट अकाउंट के अंतर्गत आती हैं, तो आप आराम से उसको बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिकली कि करंट अकाउंट जो डेफिशिएट है, अगर वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ते हैं? पहला, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है। आप इस पॉइंट को आराम से समझिए। देखिए, अगर कोई चीज हम 100 रुपए की ले रहे हैं, 100 रुपए $1 के बराबर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि या तो ऐसा होगा कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, बहुत ज्यादा आयात कर रहे हैं, निर्यात हमारा कुछ भी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी होती है ना, उसकी मांग बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। उसके कंपैरिजन में जो भारतीय रुपया है, जैसे भारतीय रुपया है, तो वो इतना, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती नहीं है मार्केट में। तो $1 के लिए लोग आज 100 रुपए देने को तैयार हैं, कल $1 के लिए लोग 110 रुपए भी देने को तैयार होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी? 100 से 110 पर हमारी जो करेंसी है वो क्या होगी? डिवैल्यू होगी। तो हमारे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है करंट अकाउंट डेफिशिएट होने के कारण। क्यों? कहीं ना कहीं हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट करने की बजाय। तो मतलब एक सॉल्यूशन ये हुआ कि हम क्या करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बने, या हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है, या फिर जो हमारा करंट अकाउंट है वो बैलेंस रहे, डेफिशिएट ना हो। अब डेफिशिएट या घाटा आपको समझ में आता ही होगा, जब आपकी आय कम हो और खर्च ज्यादा हो तो क्या हो जाता है? खर्चे ज्यादा हो तो क्या हो जाता है? घाटा हो जाता है। और अधिशेष कब हो जाता है? जब आपकी आय ज्यादा हो और खर्च क्या हो? कम हो, तो क्या हो जाता है? अधिशेष यानी कि सरप्लस। तो ऐसे चालू खाता घाटा कब क्या होगा? चालू खाता घाटा कब क्या होगा? बेसिकली आपका जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, या इंपोर्ट ज्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट हो जाता है। और अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें, देन हमारा क्या हो जाता है? करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता है, ठीक है। कोविड के टाइम पे हमें देखने को मिला था, पहली बार पिछले 17 साल में हमने देखने को मिला कि हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है, वो करंट अकाउंट भी हमारा सरप्लस में चला गया था। जबकि बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जाए, ठीक है। तो पहली बार 17 साल में पिछली बार ऐसा हुआ था। तो यूपीएससी में कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं ना कि क्या पिछले दशक में हमें करंट अकाउंट का जो है पॉजिटिव में देखने को मिला, सरप्लस में या अधिशेष में देखने को मिला है, नहीं मिला है? तो बिल्कुल देखने को मिला है। तो वो वाला स्टेटमेंट जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयात की लागत बढ़ जाती है, क्यों नहीं बढ़ेगी? मैंने अगेन वही बताया कि देखिए, कोई चीज अब 100 रुपए की है, $1 अब 100 रुपए का है, वैल्यू गिर गई मुद्रा की, तो अब $1 110 रुपए का हो गया, 120 तक भी जाएगा। देन अब क्या होगा कि अगर हम कुछ इंपोर्ट करेंगे, तो पहले हमें उसके लिए 100 पे करना पड़ रहा था, अब कितना पे कर रहे हैं हम? 120 पे कर रहे हैं। तो फाइनली आयात की जो लागत वो बढ़ जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ जाएगी। जैसे आरबीआई के पास बहुत ज्यादा मात्रा में मान लीजिए डॉलर है,
अब हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट में हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ रही है, तो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ रही है तो आरबीआई क्या करेगा, जो उसके पास जमा डॉलर्स हैं उनको वो मार्केट में निकालना शुरू करेगा, मार्केट में निकालना शुरू करेगा, तो उसके पास जो भंडार थे बेसिकली विदेशी मुद्रा के, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ठीक है, ऋणों में वृद्धि बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिशिएट अगर हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अगेन ऋण लेना पड़ेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए देन उसके बाद ऋणों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में असमर्थता, अगेन ऐसा क्यों हो रहा है कि एफडीआई जो है हमारे यहां नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए $1 है 90 का, फिर $1 हुआ 100 का, ठीक है, तो कोई व्यक्ति जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आएगा तो 90 के हिसाब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा या 100 के हिसाब से, मतलब एक प्लांट लगाने के उसको 90 लग रहे हैं मान लीजिए, अब एक प्लांट लगाने के उसको 100 लग रहे हैं, तो किस केस में वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, कि जब उसका जो है बेसिकली 90 में काम हो जाएगा ना कि 100 में। तो अगर ओवरऑल हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिवैल्यू हो जाएगी, है ना, हमारे जो मुद्रा है उसका अब बेसिकलि वो क्या होगी, उसमें गिरावट अगर हमें देखने को मिलेगी, मूल्य में उसके गिरावट हमें देखने को मिलेगी, देन क्या होगा, विदेशी जो निवेशक हैं वो एफडीआई जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, भारत में आपको कम देखने को मिलेगा। तो भविष्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अकाउंट डेफिशिएट या सरप्लस से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट प्रभाव हमारे करंट अकाउंट सरप्लस पे हो जाएंगे। ठीक है, सो ओवरऑल मुद्रा के मूल्य में गिरावट देखने को मिलेगी, आयात महंगा हो जाएगा, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएंगे, ऋणों में वृद्धि हो जाएगी, एंड विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में असमर्थता होगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब कैसा हो गया है, महंगा हो गया है। सरप्लस के केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के बेस पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं। अगेन इसका जो आपको आंसर है वो देना है कमेंट बॉक्स में, कि चालू खाता घाटा के कारण किसी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन है यहाँ पर और आपको ए बी सी डी। ठीक है, तो बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। अगेन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। तो आई होप करंट अकाउंट का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक रैपिड रिवीजन अगर हम देखें तो अगेन करंट अकाउंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में, भुगतान संतुलन में दो खाते होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट की बात आज नहीं करनी है, कभी न्यूज में रहेगा तो फिर करेंगे। तो चालू खाता जो होता है इसमें इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार, है ना, व्यापार, और फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ठीक है, अदृश्य मदे। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी है, जैसे सर्विस है, डोनेशन है, गिफ्ट है, रेमिटेंस है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया। एंड देन उसके बाद करंट अकाउंट डेफिशिएट कब होगा, सिंपल सी बात है, जब आपकी इनकम क्या है, कम है, और एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कहें कि हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी अकाउंट, जो भी एक साल के अंदर अंदर करंट अकाउंट के अंदर चीजें आती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिशिएट हो जाता है। एक करंट अकाउंट सरप्लस होता है जिसको कहते हैं चालू खाता अधिशेष। इसमें क्या होता है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होते हैं और इंपोर्ट क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट सरप्लस है। तो ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिशिएट हमेशा से ही बना आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोविड के टाइम पे हमें करंट अकाउंट सरप्लस भी देखने को मिला था, पिछले 17 साल के बाद, मतलब 17 साल पहले भी एक बार हमें करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर हम अपने इंपोर्ट कम कर दें तो करंट अकाउंट सरप्लस में आराम से चला जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ था वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे हमने बहुत सारा जो ऑयल वगैरह है उसको कम मंगाया था, क्योंकि यहाँ डिमांड भी कम हो गई थी ओवरऑल, है ना, इंपोर्ट कम हो गया था हमारा, ये समझ लीजिए आप। एंड देन उसके बाद हमने समझा कि इसके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। तो सिंपल सी बात है कि अर्थव्यवस्था पर जो हमारे रुपए है उसके मूल्य में गिरावट आ जाएगी, ऋणों में वृद्धि हो जाएगी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ कम हो जाएगा, एंड देन जो हमारे यहाँ एफडीआई है या विदेशी निवेश है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो उनको महंगा पड़ेगा। सरप्लस के केस में इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। एंड देन फिर आपको एक अभ्यास प्रश्न मैंने दिया,
आई होप आप उसका कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देंगे। चलिए थर्ड आर्टिकल की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड जो आर्टिकल है आपका, ठीक है। सो न्यू इकोनॉमिक्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है, इसका निचोड़ या कंटेक्स्ट मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये आर्टिकल बात कर रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ की, और इंक्लूसिव ग्रोथ में भी ये आर्टिकल बाइफरकेट कर रहा है जॉब्स वर्सेस स्किल को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये आर्टिकल बाइफरकेट कर रहा है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो बड़े तबके हैं जिनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें हैं, उनको प्रोत्साहन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो निचले तबके के जो लोग हैं, निचले तबके इन द सेंस कि जो छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, उनको अगर हम सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं जो नीचे का जो विकास है, ओवरऑल जो निचले तबके का विकास है, या विकास को नीचे तक या निचले स्तर तक, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है, तो बॉटम टू टॉप अप्रोच की ये बात कर रहा है, जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो समावेशी विकास बेहतर हो सकता है, उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। बेसिकली पूरा आर्टिकल इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करता है, और थोड़ा विद एग्जांपल्स की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को साथ लिए चलता है जहां बड़े प्लेयर्स हैं और छोटे प्लेयर्स हैं, ठीक है। फिर जॉब वर्सेस स्किल, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी ये कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करता है, ठीक है, कि इतनी जॉब जनरेट नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, और उसकी वजह से हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ रुक रहा है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो बेसिकली निचले स्तर के लोग हैं जो छोटे छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और अगर हम उनको क्या करें, प्रोत्साहन दें, तो समावेशी विकास भी होगा और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज्यादा बेहतर होगी। तो यहां से हम समझे, ये था पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, और यहां से समझेंगे अब हम इंक्लूसिव ग्रोथ को, ठीक है, जो कि आप जोड़ सकते हो GS 3 से, इकोनॉमी वाले सेक्शन से। ऑलरेडी यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है समावेशी विकास से, और इससे भी पहले यूपीएससी समावेशी विकास पर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे जहन में वो यही आता है कि ये समावेशी विकास है क्या, ठीक है। एक नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी एक बेसिकली समावेशी विकास के प्रति जो होनी चाहिए थी उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। तो समावेशी विकास एक ऐसा विकास जहां अवसरों की समानता, सभी के लिए हो, सभी के लिए अवसरों की समानता हो, ठीक है, जहां पर सभी का सशक्तिकरण शामिल हो, जहां पर सभी का सशक्तिकरण शामिल हो, चाहे वो अगेन मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सब हो, ठीक है, जहां पर सभी का सशक्तिकरण शामिल हो, अवसरों की समानता हो, जहां पर सभी की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच हो, असेंशियल सर्विसेज लाइक एजुकेशन हो गया, लाइक आपका हेल्थ हो गया, है ना, ये सारी की सारी जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो आप तक पहुंचे, ठीक है, जहां विकास निचले स्तर तक पहुंचे, ठीक है, मतलब हाशिए पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक जब विकास पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे वो कैसा विकास है, समावेशी विकास है। तो इसको प्राप्त करना थोड़ा कठिन तो है, क्योंकि अंतिम जो लाइन में, मतलब अगर एक लाइन खड़ी हो उसमें जो अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है हाशिए पर जो है, वहां तक विकास पहुंचना चाहिए, वहां तक डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये विकास कैसा है, समावेशी विकास है, कि अवसरों की सबके पास समानता हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी को इक्वल पे मिले, ठीक है, सभी का सशक्तिकरण हो, इसमें फीमेल ट्रांसजेंडर ये सब आ गए हैं, ठीक है, सभी की आवश्यक सेवाओं तक पहुंचो, चाहे पानी हो, बिजली हो, बेसिकली एक मकान हो, या फिर कहें बेसिकली शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी की आवश्यक सेवाओं तक जब पहुंच हो जाएगी तब हम कहेंगे समावेशी विकास है। विकास जब निचले स्तर तक पहुंच जाएगा तब हम कहेंगे कि ये जो विकास है ये कैसा आपका विकास है, एक आपका ओवरऑल समावेशी विकास है, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करें
तो ओईसीडी के अनुसार, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, समावेशी विकास वह आर्थिक विकास होता है जो कि पूरे समाज में उचित रूप से वितरित होता है, मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है, साथ ही में और सभी के लिए समान अवसर पैदा करता है, तो वो होता है आपका समावेशी विकास। तो अगर कभी आप मेंस का आंसर लिखें तो ओईसीडी की इस डेफिनेशन को संज्ञान में लेकर आप आंसर लिख सकते हैं, या यहां से जो है क्वेश्चन के लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो समावेशी विकास, आई होप आपको यहां से तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा विकास जहां पर अवसरों की समानता हो, जहां पर जो है आर्थिक जो विकास है वो समान रूप से या उचित रूप से वितरित हो, जहां पर सभी का सशक्तिकरण होता हो, जहां पर जो विकास है वो निचले स्तर तक पहुंचे, आवश्यक सेवाओं तक सभी की पहुंच हो, ऐसे विकास को हम कहेंगे समावेशी विकास। ठीक है, तो कुछ समावेशी विकास में कुछ तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व हैं, चलिए उनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, कि कोई भी व्यक्ति है उसको अगर रोजगार तक पहुंचाना है तो उसको कैसा होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, स्किल लेबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो उसको ज्यादा अच्छा पे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कौशल विकास सिखाया जाता है समावेशी विकास होने के लिए। वित्त समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल जीरो बैलेंस पर आपका खाता खोला जाएगा, सारी की सारी सर्विसेज आपको दी जाएंगी। आजकल जैसे यूपीआई है, पेटीएम है, ये सब क्या है, वित्तीय समावेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहां पर एक ठेले वाला, सब्जी वाला सब यूपीआई का यूज कर रहे हैं, पेटीएम का यूज कर रहे हैं। तो वित्तीय समावेशन का एक तत्व है, बेसिकली एक तत्व है आपका समावेशी विकास का वित्तीय समावेशन। तकनीकी उन्नति, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सामाजिक विकास, अगेन आपके एससी हो, एसटी हो, वुमेन्स हो, माइनॉरिटीज हो, सभी का विकास होना चाहिए उसमें, सभी को साझे रूप से, मतलब जो भी आर्थिक विकास हो रहा है उसको उचित रूप से वितरित होना चाहिए और सभी तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। सार्वजनिक सेवाएं हो, जो आवश्यक सेवाएं हो, सारे के सारे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ ये सारी की सारी चीजें होंगी, देन आर्थिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ तत्व हैं जो कि मिलकर सुनिश्चित करते हैं समावेशी विकास को। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो भारत वर्तमान में लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था हो चुका है। उसके बावजूद भी हमें असमानताएं देखने को मिलती हैं। इसका मतलब यह है, असमानता कैसे देखने को मिलती है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि झुग्गी झोपड़ी, जैसे धारावी वर्सेस कुछ अमीर लोग हैं जिनके पास सारी की सारी वेल्थ क्या है, कुछ अमीर लोगों के पास ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो 2.3 ट्रिलियन डॉलर की, लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाई है। तो उसके पीछे कुछ हमें कारण समझने होंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था विकास तो कर रही है लेकिन साथ साथ समावेशी विकास की ओर वो नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, तो चलिए ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से समावेशी विकास रुका हुआ है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो कारण हमें देखने को मिलता है दैट इज कौशल विकास उद्यमिता राष्ट्रीय नीति का अनुमान है कि हमारे पास जो कौशल लेबर फोर्स है या फिर कहें जो स्किल्ड लेबर है, कुल कार्यबल हमारे पास 4.7% ही है केवल जिसने फॉर्मल कौशल प्रशिक्षण जिसको प्राप्त है। ठीक है, जबकि अमेरिका में 52% और जापान में क्या है 80%। तो देखिए गैप कितना है। ठीक है, तो अगर हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमें समावेशी विकास लोगों तक पहुंचाना है या समावेशी विकास में सारे के सारे वर्ग, सारे के सारे लोग शामिल हो, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था एक और ग्रो कर रही है, दूसरी ओर समावेशी विकास इतना नहीं हो रहा है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रो होने के साथ साथ कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि समावेशी जो विकास है वो संभव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज जो काम मिलेगा आपको किस बेसिस पर मिलेगा, आपके स्किल के बेसिस पर।
दूसरा क्या इशू है? दूसरा है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो आय है वो कुछ ही लोगों के हाथ में क्या है, कंसंट्रेटेड है। वेल्थ जो है, जैसे अगर 1% आबादी की मैं बात करूं भारत की, तो उनके पास लगभग 20% से अधिक की हिस्सेदारी है। मतलब टोटल जो वेल्थ है उसका 20% तो 1% लोगों के पास ही है, मतलब कुछ ही जो है आपके बिलियनियर्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो हमें क्या करना है कि इस असमानताओं को भी कम करना है, तो इससे हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आय की भी बात करें तो यहां पर भी महिलाओं के बीच और पुरुषों के बीच भी जो उनके वेजेस हैं, आय हैं, उसमें भी डिफरेंस है। तो अगर हम महिलाएं कुछ इनकम से कमा रही हैं तो उसमें केवल और केवल उनका योगदान कितना है, 35% का ही है। ठीक है, तो वेजेस में भी हमें क्या है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं रुकावटें हैं भारत के समावेशी विकास में। ठीक, अगर हम गरीबी देखें भारत में, जो कि बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल गरीबी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है वो है 19.28%, जबकि शहरी क्षेत्र में 14.96% जो है गरीब आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जाइए थोड़ा पीछे, कोविड-19 में 80 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको हमने फ्री में फूड बांटा। ठीक है, तो आप समझिए कि कितना ज्यादा अभी गैप है इंक्लूसिव ग्रोथ तक पहुंचने में या समावेशी विकास तक पहुंचने में। ऐसा देश जहां पर 80 करोड़ लोगों को हमें फिर मुफ्त में राशन देना पड़ गया एक बेसिकली कोविड-19 के जैसी कुछ आपदा की वजह से, तो यहां पर हमें ये देखना होगा कि ये जो लोग हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इनको भी शामिल किया जाए और यहां तक भी जो विकास पहुंचे, तभी जाके इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास संभव है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रीय असमानता के कारण समावेशी विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तो कारण है जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हरित क्रांति हुई थी तो ये कुछ ही राज्यों में सफल हो पाई, जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी में सफल हो पाई। ठीक, तो यहां के जो लोग हैं, यहां के जो किसान हैं, वो कैसे किसान हैं, थोड़े अमीर किसान हैं। जबकि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ का रीजन है वो इतना विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ वाले हिस्से की, ठीक है, तो वो इतना विकसित नहीं हुआ है। तो क्षेत्रीय असमानता हमें बहुत ज्यादा, रीजनल डिस्पैरिटीज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। रीजनल डिस्पैरिटी मात्र भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में हमें देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि इसके अलावा एक राज्य के अंतर्गत ही एक जिला बहुत ज्यादा विकसित है और एक जिला बिल्कुल कम विकसित है। तो आप देखेंगे कि जो जिला ज्यादा विकसित है उसकी ओर जो है पलायन या प्रवसन होता रहता है। ठीक है, दूसरा कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन। आज भी लोग क्या कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, अगर हम एनएसएसओ का डेटा देखें, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो कार्यालय है उसका अगर डेटा देखें, तो जो हमारे किसान हैं उनका जो खर्चा है वो तो करीब है 6,250 मासिक जो खर्च है महीने का, लेकिन उसकी जो आय है वो है 6,000 रुपए। ये एनएसओ का डेटा, एनएसएसओ का। ठीक है, अब कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन क्यों है? क्योंकि अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो लागत है कृषि में वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज और ये सारी वजहों से। ठीक है, सूखा, कहीं पर बाढ़ आ गई, ठीक है, फसल खराब हो गई, और जबकि हमारा जो उत्पादन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी हम ट्रेडिशनल जो मेथड है, पुराने मेथड्स हैं, उनको यूज कर रहे हैं। तो इससे भी क्या होगा कि जब हमारे जो किसान है, अब जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो किसान की जो आत्महत्याएं हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक और हो रहा है, दूसरी ओर इकोनॉमिक ग्रोथ में जो आपके किसान है ना, वो जो किसान है ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो उनकी जो हालात है वो उनके हालात जो इतने अच्छे नहीं है। तो हम कैसे कहें कि यह समावेशी विकास हो रहा है? तो समावेशी विकास में कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन एक का है कारण बना हुआ है। तो कृषि क्षेत्र को हम अच्छा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे तो लगभग 45% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाए हुए हैं, जबकि जीडीपी में इसका योगदान कितना है, 17% का है। अब इसको कंपेयर कीजिए सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर में मोर देन 50% जो है आपका जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन करता है,
और आपको रोजगार देता है आपके किससे भी कम, किससे भी लगभग 30% के करीब रोजगार देता है, किससे भी कम, कृषि से भी कम। तो 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के बाद 45% रोजगार है। तो कहीं ना कहीं अगर कृषि क्षेत्र को हम बेहतर डेवलप कर पाए तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब सार्वजनिक सेवाओं तक के पहुंच की अगर हम बात करें, जैसे पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके तहत आपको अनाज चावल जो बीपीएल फैमिली होती है उनको मिलते हैं। तो ये अगेन एनएसएसओ का डेटा है भाई। इसमें कहते हैं कि 40 से 60% जो अनाज है वो तो ब्लैक मार्केट में बिक जाता है, पहुंच ही नहीं पाता, जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। साथ ही में अगर सेवाओं तक पहुंच होती, स्वास्थ्य तक पहुंच होती, तो क्या भारत सरकार को आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चलानी पड़ती? क्या अगर सार्वजनिक सेवाओं या फिर जो असेंशियल सेवाएं हैं जैसे शिक्षा तक सबकी पहुंच होती, तो भारत को क्या आर्टिकल 21 के तहत भारत सरकार को क्या उसको फंडामेंटल राइट के अंदर लाने की आवश्यकता थी क्या? ऐसा नहीं था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इश्यूज क्यूमुलेटिव तरीके से पूरे मिलकर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे रोड बेसिकली रोड़ा बने हुए हैं समावेशी विकास में, ठीक है। कहीं ना कहीं समावेशी विकास में रोड़ा बने हुए। तो अगर हम इन सारी की सारी चीजों को बेहतर कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी एंड साथ साथ हमारे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम इंक्लूसिव ग्रोथ को भी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है, अगेन सॉल्यूशन तो वही होंगे कि क्षेत्रीय समानता को कम कर दो, है ना। और नीड क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ की, उसके भी कारण यही होंगे, ठीक है। कृषि क्षेत्र को बेहतर कर दो, सार्वजनिक सेवाओं तक सबकी पहुंच बना दो, कौशल विकास को बेहतर कर दो, ठीक है, इनइक्वलिटीज को कम कर दो, ठीक है। कोशिश हो कि जो आपके वुमेन्स हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए, ठीक है। उसके बाद मेन और वुमेन की जो वेजेस हैं उसमें जो डिफरेंस है उसको कम कर दो। कहीं ना कहीं कोशिश करो गरीबी के उन्मूलन की, ठीक है, गरीबी को कम करने की। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस वाले आर्टिकल में, तो एग्रीकल्चर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शेयर ऑफ वर्कफोर्स है। तो ओवरऑल पहले 64% था, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये है अभी 2021-22 में 45% के करीब, ठीक। तो भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं किससे रिलेटेड, आपके इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड, जहां पर हाशिए पर खड़े व्यक्ति को भी शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कुछ जो आर्थिक लाभ है वो भी मिल सके। तो उसके लिए सबसे पहले कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जो काम करेंगी, जैसे मनरेगा है, ठीक है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, मिनिमम वेजेस आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद आयुष्मान भारत है, ठीक है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होगा आपका, ठीक। उसके बाद मुद्रा योजना है, जो व्यक्ति लघु स्तर पर कोई छोटा मोटा उद्यम करना चाहता है तो शिशु किशोर और तरुण ओवरऑल आपको 10 लाख तक का जो है लोन देखने को मिल जाएगा, लेने को मिल जाएगा। और उसके लिए कोई कोलेट्रल फ्री लोन है, मतलब इसके लिए कुछ गिरवी रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आयुष्मान भारत हो गया, मनरेगा हो गया, आपका मुद्रा योजना हो गया। इसके अलावा डिजिटल इंडिया जैसी पहल, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीरो बैलेंस से आपका क्या है, अकाउंट खुलेगा किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। और जो भी बेसिक सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तभी तो आज हर कोई ठेले वाला, सब्जी वाला, ये सब क्या कर रहा है, यूपीआई, पेटीएम ये सब यूज कर रहा है। तो यूपीआई भी हो सकता है, पेटीएम भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है, जो अगेन समावेशी विकास को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी स्कीम, सशक्तिकरण याद कीजिए जब मैंने स्टार्टिंग में बनाया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास एक ऐसा विकास है जो सशक्तिकरण पर भी ध्यान देता है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके अलावा आप देखेंगे आयुष्मान भारत हो गया, मार्केट का उदारीकरण,
है ना, कि यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो नए अपने और रूल्स को क्या करा है, लिबरलाइज करा है। इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन, इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, जहां पर अगेन स्किल लोगों को क्या है, अपने कौशल सिखाना है, और कौशल उसको क्या है, कौशल पत्र भी मिलता है, एंड उसके बिहाफ पे उसको काम मिल सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके पास अपना घर, सबके पास अपना पक्का घर होना चाहिए, ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक। इसके अलावा मुद्रा योजना हो गया, मनरेगा हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप स्कीम, ठीक है। अब तो क्या हुआ है कि बैंक में क्या है कि बैंक क्या करता है, प्राथमिक ऋण क्षेत्र, ये इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्राथमिक ऋण क्षेत्र में भी अगर कोई बैंक स्टार्टअप को लोन देता है तो ये पीएसएल के अंदर आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक भी इंपावर कर, बैंकों को भी इंपावर किया गया है कि भाई स्टार्टअप को आप क्या दीजिए, बढ़ावा दीजिए। तो यहां पर वोमेन और वोमेन एससी और एसटी जो वोमेन्स हैं उनको स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन देने की व्यवस्था की गई है। तो ये ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें सरकार ये कोशिश कर रही है कि समावेशी विकास किया जाए। और आपको पता है दोस्तों कि समावेशी जो विकास है उस तक पहुंचना मतलब बहुत ही कठिन कार्य है, ठीक है, बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे अमेरिका जैसे देश भी है ना, यूएसए, वो भी समावेशी विकास तक अभी तक पहुंच नहीं पाए, वरना वहां गेटो ना होती, जैसे हमारे यहां धारावी है, ठीक है, वो तो उनके वहां भी धारावी जैसी बस्ती है, ठीक है, उनके वहां भी गरीब लोग हैं, ठीक है। तो समावेशी विकास अपने आप में क्या है, एक ओवरऑल एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना, और उस तक जो पहुंच है वो थोड़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है कि हम समावेशी विकास तक पहुंचे। सरकार की टॉप टू बॉटम की बजाय बॉटम टू टॉप अप्रोच एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है समावेशी विकास तक पहुंचने का। इसके अलावा समावेशी विकास जो है इन स्कीम्स के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ उन व्यक्तियों की या उन समूहों की या उन वर्गों की, ठीक है, जो वर्ग बेसिकली भारत के जो वो वर्ग जो हाशिए पर खड़े हैं उन तक भी अगर विकास पहुंचेगा तो हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास होगा, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या ऐसे कदम सुझाए जा सकते हैं भारत सरकार को जो कि समावेशी विकास को बढ़ावा दे, तो ये सारी की सारी चीजें कमेंट बॉक्स में आप लिखिए एंड देन मैं फाइनली उसका आंसर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।